Assalamualaikum students. I'm Shumaila Prasad, lecturer in physics, Government College, Pichinampal, Class 7. Today's lecture is for the second year physics students. This topic is belonging to the chapter number 18, Atomic Spectra. These are the contents which I am going to discuss in this lecture. The name of the topic is laser. लेज़र एक बहुत ही रिमार्केबल डिवाइस है which made first time in 1960. Laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. लेज़र का जो प्रोसेस है वो इसके नाम के अंदर ही हिडन है कि हम इनपुट पे लाइट देते हैं और वो एम्पलीफाई होती है एक प्रोसेस के थ्रू एंड द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज स्टिमुलेटेड इमिशन और आउटपुट पे हमें रेडिएशंस मिलती हैं. लेज़र की कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑर्डिनरी लाइट से एंड दीज प्रॉपर्टीज आर मोनोक्रोमैटिक. मोनोक्रोमैटिक मीन सिंगल color means single wavelength, जबकि ordinary light is the combination of the 7 colors mean 7 wavelength. Another characteristic is coherent. Coherent mean कि हमारे पास जो ये light beams है इन सब का जो starting और terminating phase या angle है वो same है. ये जो property है ये कहलाती है coherence. Laser light is sharply focused and हाईली डायरेक्शनल. ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको ऑर्डिनरी लाइट से यूनिक बनाती है. हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेज़र ऑपरेशन की. दो प्रोसेसेस हैं जिनकी मदद से हम लेज़र को अच्छी तरह से समझ सकते हैं एंड द नेम ऑफ दिस प्रोसेस आर पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड अदर वन इज स्टिमुलेटेड इमिशन. पॉपुलेशन इन्वर्जन को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो एनर्जी स्टेट है, एक ग्राउंड स्टेट और दूसरी एक्साइटेड स्टेट. नॉर्मली जो हमारे पास लोअर स्टेट होती है वो हाईली पॉपुलेटेड होती है, यानी उसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ज़्यादा होते हैं ग्राउंड स्टेट में एज कंपेयर टू दी अपर स्टेट. लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन जो रिक्वायरमेंट भी है हमारे पास लेज़र की, उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो हायर स्टेट है वो मोर पॉपुलेटेड हो एज कंपेयर टू दी ग्राउंड स्टेट. और इस कंडीशन को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक सेट ऑफ एनर्जी लेवल होना चाहिए जिसमें one state must be a meta-stable state. हमारे पास according to transition time दो ट्रांजिशन स्टेट्स होती है, एक मेटा-स्टेबल स्टेट और एक फास्ट डिकेइंग स्टेट. फास्ट डिकेइंग स्टेट जिसका जो ट्रांजिशन टाइम है वो ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड होता है और मेटा-स्टेबल स्टेट यानी जो एक लॉन्ग टाइम है वो है 10⁻³ seconds. तीन हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिसकी मदद से हम लेज़र की वर्किंग को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड थर्ड वन इज स्टिमुलेटेड इमिशन. यहाँ हम एक 2 लेवल लेज़र सिस्टम को कंसीडर करें जहाँ हमारे पास दो एनर्जी स्टेट, एक E1 जो कि ग्राउंड लेवल है और सेकेंड इज E2 जो कि एक एक्साइटेड लेवल है. इनिशियली एटम्स
मौजूद है हमारे पास ग्राउंड लेवल के ऊपर, और हम बाहर से यानी कि बाय फोर्स अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, तो हम एक फोटोन को इंड्यूस्ड कराते हैं जो उन ग्राउंड लेवल के एटम्स के साथ इंटरेक्ट करता है। एटम्स जो है वो उस फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, जो इंसिडेंट फोटोन हमने यहाँ स्ट्राइक कराया है उसकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1 की, यानी जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों लेवल्स का वो इक्वल होता है एच न्यू के एनर्जी ऑफ द फोटोन की। वो एटम एक्साइट होके E2 लेवल पे पहुंच जाता है जिस तरह डायग्राम में शो किया गया है। E2 एक फास्ट टिकिंग स्टेट है जिसका ट्रांजिशन टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड है। वो अपने इस टाइम जैसे को कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिकली यानी स्पॉन्टेनियसली इमिट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस अब क्या है, एटम्स जो है वो वापस आ जाता है E2 से E1 में यानी कि ग्राउंड स्टेट में, और ये जो प्रोसेस हमारे पास है ये कहलाता है स्पॉन्टेनियस इमिशन। फर्स्ट वाले में इंसिडेंट फोटोन था यानी हम इंड्यूस्ड करा रहे थे, वो एब्जॉर्ब्ड हो रहा था और एटम जो है वो एक्साइट कर रहे थे E2 पे, तो वो प्रोसेस स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का था। E2 से E1 में जो ट्रांजिशन है वो ऑटोमेटिकली हो रही है, स्पॉन्टेनियसली हो रही है, तो वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस इमिशन। और सेम एनर्जी का फोटोन जो कि एब्जॉर्ब हुआ था वो री इमिट हो जाता है जब एटम वापस आता है E2 से E1 यानी कि ग्राउंड स्टेट में। थर्ड जो हमारे पास प्रोसेस है स्टिमुलेटेड इमिशन का, जो कि प्रिंसिपल ऑफ रिलीजिंग एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ थ्री लेवल लेजर सिस्टम की मदद से उसको समझते हैं कि यहाँ हमने 3 एनर्जी स्टेट्स ली हुई हैं, S0, S10 एंड S11। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो S0 और S10 का डिफरेंस है वो ज़्यादा है, जबकि S10 और S11 का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है। S11 एक फास्ट टेकिंग स्टेट है और S10 एक मेटा स्टेबल स्टेट है जो कि रिक्वायरमेंट है फॉर अचीविंग द कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन इन्वर्जन। पहले इसमें भी इंड्यूस एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है कि हम एक फोटोन को इंड्यूस्ड कराते हैं और उसका जो एनर्जी है वो बराबर होती है एनर्जी डिफरेंस ऑफ S11 टू S0 की। वो फोटोन जब आता है S0 पे जो एटम्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है और वो एटम्स जो है वो एक्साइट कर जाते हैं S11 स्टेट में, जो कि एक फास्ट टिकिंग स्टेट है, और 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद वो डी एक्साइट हो जाते हैं और वो S10 में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि S11 और S10 का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो जो फोटोन रिलीज होता है उसकी एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम होती है इन दो स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के। वो लेस एनर्जी का फोटोन होता है तो वो नॉर्मली डिटेक्टेबल भी नहीं होता। अब S10 एक मेटा स्टेबल स्टेट है जहाँ पे एटम ज़्यादा देर तक के लिए रहते हैं। अब इन एटम्स को हमें डी, अब क्या है, ऑलरेडी S10 में एटम्स मौजूद थे, अपने एटम्स मौजूद थे। अब क्या हुआ कि S11 से भी हमारे पास एक्स्ट्रा एटम्स आ गए, तो अब इसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू S0 से, और जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन थी वो अचीव हो जाती है जो कि लेजिंग प्रिंसिपल के लिए नेसेसरी थी। अब S10 से हमें डी एक्साइटेशन होनी है S0 पे, लेकिन इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा यानी कि एक बाहर से एजेंट रिक्वायर्ड होता है जो कि एक फोटोन है, उसको हम स्टिमुलेट कराते हैं और वो S10 पे आता है, और उसकी वजह से S10 के जो एटम है वो डी एक्साइट होके S0 पे आ जाता है। अब हमें रिजल्ट में 2 फोटॉन्स मिलते हैं। एक वो फोटॉन मिलता है हमें जो कि S10 और S0 में जो ट्रांजिशन हुई है इनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर का जो वो फोटॉन है वो रिलीज होता है, और सेकंड फोटॉन वो है जो कि हमने स्टिमुलेट कराया था S10 स्टेट में डी एक्साइटेशन के प्रोसेस को करवाने के लिए। और ये जो दोनों फोटॉन्स हमें मिलता है इनकी जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ये कोहेरेंट होता है, यानी कि दोनों जो फोटॉन्स हैं वो इन फेज होता है,
सेम फेस के साथ जो है ये री इमिट होता है और इस तरह लेज़र की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। हम कंपोनेंट ऑफ लेज़र सिस्टम को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर हमें एक लेज़र डिज़ाइन करना है तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो एक है ऑप्टिकल पंपिंग का, जिसको हम एक्साइटेशन और पंपिंग मैकेनिज़्म भी कहते हैं, और इसी की वजह से हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो कंडीशन है उसको अचीव करते हैं। सेकंड क्या है कि हमें एक ऑप्टिकल कैविटी जो है वो बनानी पड़ती है, या ऑप्टिकल रेजोनेटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। एंड थर्ड वन इज़ द एक्टिव मीडियम। ये डायग्राम शो करिए टोटल आपका जो लेज़र सिस्टम है उसको, या कंपोनेंट ऑफ लेज़र सिस्टम को डिफाइन करिए, जिसमें हमने दो मिरर्स लिए हैं। ये दोनों पैरेलल मिरर है। एक मिरर हाईली रिफ्लेक्टिव मिरर है एंड अदर वन इज पार्शली रिफ्लेक्टिव मिरर। हमने पंपिंग सोर्स के लिए, जो कि पंप कर रहा है एटम्स को एक्साइट करा रहा है, उसके लिए हमने एक फ्लैश लैम्प यूज़ किया, और वो मीडियम जिसके अंदर ये सारी लेजिंग जो हो रही है उसके लिए हमने जो ऑप्टिकल रेजोनेटर एक बनाया है उसमें एक लेजिंग मीडियम रखा है जो कि याग क्रिस्टल है। अब इसमें क्या है कि जैसे ही हम फ्लैश लैम्प के थ्रू जो है वो एक फोटोन को इंजेक्ट कराते हैं, वो पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर की तरफ जाता है। पार्शियल रिफ्लेक्टिव मिरर क्या करता है कि वो पार्शियली रिफ्लेक्ट कर, यानी कुछ अमाउंट वो ट्रांसमिट कर देता है और कुछ अमाउंट वो रिफ्लेक्ट करा देता है। जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है वो क्या है, हाईली रिफ्लेक्टिव मिरर से जाके स्ट्राइक करती है और यह मिरर उसको फुली रिफ्लेक्ट कराता है। अब जब ये फुली इसको रिफ्लेक्ट कराता है और ये ऑप्टिकल रेजोनेटर जो हमने बनाया है, अब जब ये इस लेजिंग मीडियम के साथ इंटरेक्ट करता है तो इस लेजिंग मीडियम के अंदर एनर्जी स्टेट्स है, ये उसको क्या करता है, उन एटम्स को एक्साइट करा देता है। और जब यानी स्टिमुलेटेड इमिशन का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो डी एक्साइट होता है तो अब हमें दो फोटॉन्स मिलता है, यानी पहले हमारे पास एक फोटॉन था, अब हमें दो फोटॉन्स मिले। अब वो दो फोटॉन्स पार्शियल रिफ्लेक्टिव मिरर की तरफ जाते हैं एंड देन ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। अब वो दो फोटॉन्स क्या है, फर्दर फोटॉन्स को स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं और ये एक लेजिंग जो एक्शन है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। लेजिंग एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत इंटेंस लाइट को प्रोड्यूस कर रहा होता है, और ये जो सारी लाइट है ये कोहेरेंट होती है और बहुत ज़्यादा हाईली डायरेक्शनल होती है। तो इसकी मदद से हम पूरे जो लेजिंग एक्शन है उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह हम एक लेज़र को डिफाइन कर सकते हैं। हम लेज़र को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक है कंटिन्यूस लेज़र, इसमें जो हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स है, इसमें क्या है कि जो लोअर स्टेट है वो फास्ट डिकिंग स्टेट होती है और जो अपर स्टेट है वो मेटा स्टेबल स्टेट होती है। Another type is pulsating laser, इसमें lower state is metastable and upper state is fast decaying state. Pulsating laser is more sharp as compared to the continuous laser. हम लेज़र को डिवाइड कर सकते हैं या इसकी टाइप्स को बता सकते हैं इन टर्म ऑफ द एक्टिव मीडियम। एक हमारे पास होते हैं गैशियस लेज़र। एग्जाम्पल ऑफ द गैशियस लेज़र आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम नियॉन लेज़र। इसमें वो जो एक्टिव मीडियम था वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ हो रही होती है या फिर हीलियम नियॉन यूज़ हो रहा होता है। सेकेंड इज सॉलिड स्टेट लेज़र एंड एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट लेज़र इज रूबी लेज़र, जो कि हमारी बुक के अंदर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक भी है। And other type is a liquid laser, and dye laser is the example of the liquid laser. Semiconductor laser, गैलियम आर्सेनाइड जो है वो यूज होता है एज अ सेमीकंडक्टर लेजर में, जो कि बहुत ही हैवीली डोप्ड होता है। लेज़र को हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। एक जो इसकी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं जहाँ हमारा लेज़र यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जहाँ कटिंग वगैरह में लेज़र इस्तेमाल कर रहा होता है। मेडिकल की फील्ड में लेज़र बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है। मेट्रोलॉजी में,
डेटा स्टोरेज में, कम्युनिकेशन, डिस्प्ले, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, मिलिट्री, और इसके अलावा भी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं जहां हम लेज़र को यूज़ कर रहे हैं। ये एक शॉर्ट सा रिव्यू था लेज़र के बारे में कि लेज़र क्या है, हम लेज़र को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो लेज़र में इंक्लूड है, या हमें लेज़र का क्या प्रिंसिपल है या किस तरह से लेज़र की वर्किंग होती है, क्या कितनी टाइप्स की लेज़र्स हमारे पास मौजूद है और लेज़र्स की क्या क्या एप्लीकेशन है। आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हो, क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो यू कैन फ्रीली आस्क। थैंक यू।